हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। लास्ट वीडियोस में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि हमने पढ़ना शुरू किया था प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में एंड अगेन टुडे विल कंटिन्यू विद द सेम। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस इन डैश डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात हो रही है। द डिस्क हेड मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क। जो हमारा डिस्क है वो मूव करता है। The disk head moves from one end, एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, सर्विंग द रिक्वेस्ट अलोंग द वे। बीच में जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं उन सबको सर्व करता हुआ जाता है। ठीक। When the head reaches the other end, जब वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, it immediately returns to the beginning। क्या करता है? वो बिगनिंग तक जाता है of the disk without serving any request on the return trip। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखो, आपको पता है अलग अलग टाइप की जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो होती है फीफो, देन स्कैन, सी स्कैन, लुक, सी लुक। ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? अलग अलग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती हैं। एलआरयू भी होती है, ऑप्टिमल भी होती है, ऑप्टिमल एलआरयू। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो इसमें हमसे पूछा गया है, हाँ शॉर्टेस्ट वाली होती है। ठीक है, ठीक। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो क्या करती है। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे हम खड़े हैं, तो ये बोल रहा है एक एंड हम जहां पे खड़े हैं वहां से दूसरे एंड तक जाएगा और बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट आई हैं उन सबको क्या किया इसने? फुलफिल कर दिया। ठीक। बीच में जितने भी रिक्वेस्ट आई इन सबको फुलफिल कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये इस एंड तक पहुंचा, इसने डायरेक्टली मूव किया कहाँ? शुरू में पहले एंड तक मूव किया यहाँ पे, बट यहाँ पे बीच में जितनी भी रिक्वेस्ट आई थी उनको नॉट फुलफिल। यहाँ पे कुछ भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की। कुछ रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे होंगी, कुछ देखो, मान लो ये है हम 0 पे, ये है हम 50 पे, ये है हम 100 पे। शुरू हमने किया 50 से। ठीक। 50 से हमने क्या किया? शुरुआत की। जब हमने 50 से शुरुआत की, हमने मूव करना शुरू किया इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। हमने जब 100 पे हम पहुंचे, तो 100 पे पहुंचने से पहले बीच में जितने भी रिक्वेस्ट आई उन सबको हमने क्या किया? फुलफिल कर दिया। ठीक। जब हमने यहाँ के सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया, तो 0 से 50 की रिक्वेस्ट जो है वो अभी फुलफिल नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है वो कौन सी है? 50 से लेके 100 के बीच। तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि पहले तो उसने क्या करा? 50 से 100 वाली जो रिक्वेस्ट है उन सबको फुलफिल किया, और जैसे ही वो 100 तक पहुंचा, वो डायरेक्टली 0 पे यानी कि फर्स्ट एंड पे पहुंच गया और बीच में कोई भी रिक्वेस्ट उसने फुलफिल नहीं की। ठीक है। और उसके बाद 0 से वो अगेन जो यहाँ तक रिक्वेस्ट थी वहां तक चले गया। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो when the head reaches the other end, it immediately returns to the beginning of the disk without serving any request on the return trip। ये बोल रहा है जो बिगनिंग तक यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तक बिना फुलफिल करे जो पहुंचता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सी स्कैन। सी स्कैन, सिर्फ और सिर्फ एक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सी स्कैन क्यों, सी लुक क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि सी लुक भी सेम काम करता है, बट वो बिगिनिंग तक ना जाके वहां तक जाता है जहां पर उसकी फर्स्ट रिक्वेस्ट आई होती है। मान लो यहाँ 9 पे अगर आपकी फर्स्ट रिक्वेस्ट आई थी, तो ये जो आपका हेड मूवमेंट है वो 0 तक नहीं जाता, 9 तक मूव करता बिना रिक्वेस्ट फुलफिल करे। बट क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रिक्वेस्ट बीच की फुलफिल नहीं हो रही हैं और बिगनिंग तक भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये सी लुक नहीं, सी स्कैन एल्गोरिथम की बात कर रहा है।
लुक की नहीं कर रहा, स्कैन की नहीं कर रहा, सी लुक की नहीं कर रहा, सी स्कैन की बात कर रहा है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है कि क्वेश्चन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आंसर में गलती करके आओगे। क्वेश्चन सही से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो सी लुक लगा के आ जाएं क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया कि उसने बीच में फुलफिल नहीं करी है और वो पहुंच गया। तो सी स्कैन की जगह सी लुक भी कोई लगा सकते हैं, बट आंसर इज नॉट सी लुक, आंसर इज सी स्कैन। Let's move to another question. Next question is, suppose there are 6 files. हमें दे रखी हैं 6 फाइल है हमारे पास F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6 with corresponding sizes, और इनके जो sizes हैं वो हमें ये given है। ठीक है। The files are to be stored on a sequential device in such a way that optimizes access time. Access time मतलब कोई भी फाइल को एक्सेस करने का जो टाइम है वो हमारे पास क्या हो जाए, बिल्कुल ही ऑप्टिमाइज हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, इन फाइल्स को अरेंज करना है, इन फाइल्स को ऑर्डर मतलब स्टोर करना है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे छोटी फाइल जो है उसको हम रखेंगे सबसे पहले। सबसे छोटी फाइल को सबसे पहले क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर मान लेते हैं सबसे पहले छोटी फाइल को एक्सेस करने जाएंगे तो कितना इजी होगा हमारे पास एक्सेस करना। तो यहाँ पे F1 हमें दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया है एंड F6 दिया है। 6 फाइल्स हमें दे रखी है जिसमें F1 है हमारे पास 150 KB, then second one is F2 that is 225 KB, the third one is F3 with 75 KB, fourth is F4 with 60 KB, then fifth is 275 KB and the last one is 65 KB। तो अभी देखो हमें क्या करना है, इनको ऑप्टिमाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इनको अरेंज करते हो तो आप देख सकते हो कि सबसे स्मॉल साइज जो है वो है F4 का, यानी कि सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए F4। F4 को फर्स्ट नंबर पर अगर आप रखते हो तो ऑप्शन 2 आपको करेक्ट आंसर यहीं से ही मिल जाता है। बाकी सारे यहाँ से ही डायरेक्टली हो जाते हैं कैंसिल आउट। F1 का साइज सबसे कम है यानी कि F4। इसके बाद आना चाहिए F6, चेक कर सकते हो, हाँ F6 आ रहा है। इसके बाद आप देख सकते हो कि F3 आना चाहिए, थर्ड नंबर पे F3 आना चाहिए, तो आप देख सकते हो हाँ F3 ही आ रहा है। देन इन तीनों में आपके पास जो बचा वो बचा F1, देन F2 एंड देन F5। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते ही आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एटॉमिक ऑपरेशंस परमिसिबल ऑन सीमाफोर्स आर। सीमाफोर्स आपने पढ़ा होगा, सीमाफोर्स जो होते हैं वो डीबीएमएस में ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीमाफोर्स आते हैं हमारे पास, जिससे के लिए दो जो हमारे पास प्रोसेस है उनमें आपस में डेडलॉक ना हो, हमारा स्मूथली काम होता रहे। तो इसके लिए जो सीमाफोर्स होते हैं उसमें दो ऑपरेशंस काम करते हैं, और इसने यही पूछा है कि उन दो ऑपरेशंस का नाम क्या होता है। तो उन दो ऑपरेशंस का नाम वेट एंड स्टॉप है, वेट एंड होल्ड है, होल्ड एंड सिग्नल है, या वेट एंड सिग्नल है। तो आपने बार बार देखा होगा, वेट एंड सिग्नल दो ऑपरेशंस होते हैं जो सीमाफोर्स के अंदर आते हैं। ठीक, या तो प्रोसेस को वेट करना पड़ता है या तो प्रोसेस को सिग्नल मिलता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल। वेट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस जो है वो अंदर जा रही है। ठीक है, प्रोसेस जो है वो प्रोसेस होने जा रही है, यानी कि वो एंटर कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में। और अगर हम बात करते हैं सिग्नल की, सिग्नल का मतलब है जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और वो क्या हो रही है, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रही है। तो जब भी सीमाफोर की हमारी वैल्यूज होती है, सीमाफोर कि हमें कुछ भी वैल्यू गिवन होती है उसमें हम या तो किसी चीज को माइनस करते हैं या फिर हम किसी चीज को प्लस करते हैं। तो जब भी हमें वेट मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, और जब भी हमें सिग्नल मिलता है तो हम क्या कर देते हैं, +1।
वेट यानी कि हमारी प्रोसेस सेमाफोर के अंदर यानी कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रही है, इसलिए हम क्या करते हैं नेगेटिव, और +1 का मतलब हमारी प्रोसेस ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं +1। तो ये हमारा सेमाफोर का कंसेप्ट है जो कि हमारा क्या आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वेट एंड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the normal order of activities in which traditional software testing is organized? जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? इंटीग्रेशन, सिस्टम, यूनिट एंड वैलिडेशन। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट बन के आता है सॉफ्टवेयर का। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक बार में तो नहीं बना सकते ना, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा मॉड्यूल बनाते हैं, उस मॉड्यूल पे हम क्या लगाते हैं यूनिट टेस्टिंग। हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, उस पर हमने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया, उसका उस पर हमने टेस्टिंग की कि वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसको हमने जब टेस्ट किया तो उस पर हमने लगाई यूनिट टेस्टिंग। उस यूनिट टेस्टिंग को करने के बाद हमने क्या किया, एक यूनिट बनाया, 2 यूनिट बनाया, 3 बनाए, 4 बनाए, ऐसे हमने और यूनिट्स बनाए। इनको हमने किया इंटीग्रेट। इंटीग्रेट इंटीग्रेट यानी कि 2 यूनिट्स को या फिर 4 यूनिट्स को या फिर कितने भी यूनिट्स हो, हमने क्या किया एक एक करके इनको क्या कर दिया इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना शुरू किया। जोड़ना शुरू किया तो हमने यहाँ पे क्या लगाया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिंगल यूनिट्स थे, सिंगल मॉड्यूल्स थे, उन पे हमने लगाया यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट लगाने के बाद उन मॉड्यूल्स को हमने जोड़ा, उस पर लगाया इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेट होने के बाद उनको आपस में जोड़ने के बाद क्या वो सही से काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने लगाया वैलिडेशन। वैलिडेशन टेस्टिंग का मतलब है जो हमें एसआरएस दिया गया था उससे अब हमने अपने जो सॉफ्टवेयर था उसको कंपेयर किया कि जो हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है वो उस एसआरएस के अकॉर्डिंग हम सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। एंड लास्ट में हमारे पास जो आया वो आया सिस्टम टेस्टिंग। पूरा का पूरा हमने क्या किया सिस्टम तैयार कर दिया, उस पर यूनिट टेस्ट भी लगा दिया, इंटीग्रेशन भी लगा दिया, वैलिडेशन भी लगा दिया। सब कुछ लगाने के बाद उस पूरे का पूरे सिस्टम को हमने तैयार किया। पूरे सिस्टम को तैयार करने के बाद हमने चेक किया, फिर उस पर देखा कि वो सिस्टम टेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, सबसे पहले यूनिट टेस्ट, उसके बाद इंटीग्रेशन, देन वैलिडेशन एंड देन लास्ट वन इज सिस्टम। तो अगर आप चेक करोगे तो होना चाहिए C A D एंड B, C A D एंड B, ये नहीं है C A D एंड B, तो हमें ऑप्शन मिल गया ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।